तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर प्रेशर। इसी को बोला जाता है नास्ट इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे पहले जब आपने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो वहाँ पर जो सेल पोटेंशियल था मींस ईएमएफ, वो हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे थे। मींस वहाँ टेम्परेचर आपने देखा था कितना था, 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन जो आइंस की थी वो 1 मोल थी। तो उस समय जो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब आता है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, कि प्रेशर अलग हो 180 एम से, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो, टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, उससे ज़्यादा या कम हो, तो उस समय हम सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, इसी को बताने के लिए मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सेल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को बताने के लिए इक्वेशन दी गई और इस इक्वेशन को बोलते हैं नास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, नास्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या सेल पोटेंशियल निकालना है तो हम जानते हैं कि पहले हमें एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी होगी, सेल रिएक्शन लिखनी होगी। अगर हम कोई इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के लिए जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखें हमेशा कि आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिडक्शन प्रोसेस के लिए लिखोगे। किसके लिए लिखोगे? रिडक्शन प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम ने ये कहा है कि अगर आप किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर हमने एक आयन लिया और इसका रिडक्शन हो रहा है जिसमें n पॉजिटिव चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन जुड़े, और इस तरह से ये एक सॉलिड स्पीसीज बनी। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए लिखें तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा कि ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m आयन। तो ये इक्वेशन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट, ये रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मीन्स यहाँ पर ये बता दूं कि ई नॉट ये जो है ये कहलाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए आपने लिया है उसका -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस आइन। हम यहाँ सॉलिड आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव मास कितना मान लिया जाता है बच्चों? 1। क्योंकि ये रूल है कि यहाँ प्रोडक्ट अपॉन में क्या, जो प्रोडक्ट आयन है या प्रोडक्ट स्पीसीज है अपॉन रिएक्टेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड स्पीसीज है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास हमने 1 कर दिया। केवल आयनिक स्पीसीज एक्वस कंडीशन में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ ले रहे हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो हम इस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर की तरफ ले लें ऐसे, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। सपोज आप जिंक के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, Zn 2 प्लस अपॉन Zn इक्वल टू ई नॉट Zn 2 प्लस अपॉन Zn प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 2.303 आर टी, और लॉग यहाँ पर किसका आ जाएगा बच्चों? Zn 10 बेस पर है ये लॉग। तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए लिख सकते हैं। तो इस तरह से नेस्टार्ट इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो वो एक रिडक्शन प्रोसेस के लिए लिखें, और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो रिडक्शन कंडीशन के लिए निकलेगा। ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है और कौन सी कांस्टेंट है। देखो, आर एक गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर हम यहाँ 298 ले लें और एफ 96500 कूलम। तो ये जो वैल्यू आएगी 2.303 आर टी अपॉन एफ, ये आती है 0.0591।
ओके बच्चों, तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुटअप कर दें कि E इक्वल टू ये हो जाएगा E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस, यहाँ एन क्या है देखो, एन का मतलब है ये है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कि उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये जो इक्वेशन लिखी है यही क्या है बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ध्यान रखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया आपके लिए नेंसर्ट इक्वेशन किसी इलेक्ट्रोड के लिए। अब देखो जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, Zn अपॉन Zn SO4 0.001 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है -0.76 वोल्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये फिक्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ZnSO4 का जो एक्टिव मास है वो है 10⁻⁻3। अब चूंकि Zn जब ब्रेक होगा तो Zn2 प्लस ये भी उतना ही बनेगा, तो ये कितना होगा -3। बस हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, तो हमारे पास जो इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे ये रिडक्शन प्रोसेस के लिए लिखा गया है बच्चों। तो रिडक्शन प्रोसेस में मतलब Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। तो ये हमारी इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी इस प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम इस Zn2 प्लस की इस कॉन्सेंट्रेशन में। तो ठीक है, प्लस 0.0591 अपॉन 2 क्यों कर दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2, और लॉग Zn2 प्लस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है। और आगे बढ़ें तो -0.76 प्लस 0.0591 अपॉन 2, और ये माइनस पावर आगे आ गई -3 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, वोल्ट में। तो बात समझ गए ना कि अगर कोई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ही पर्टिकुलर लिख दी गई है तब आप उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अनुसार प्रोडक्ट आयन या रिएक्टेंट आयन डिसाइड करोगे, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रोड ही लिख दिया गया है और पूछा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो ध्यान रखें उस इलेक्ट्रोड के लिए आपको क्या करना है, एक रिएक्शन लिख लेनी है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना है। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछता है तो उसी की वैल्यू को निगेटिव कर दो या पॉजिटिव कर दो, जो भी वैल्यू आ रही है रिडक्शन की उसका अपोजिट कर दोगे तो ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगी। ओके, इस तरह से। अब मान लिया जाए कोई सेल आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो सेल के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट आयन, और उसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लगा दें उसकी पावर अपॉन रिएक्टेंट आयन, समझ गए ना, और उसका जो भी रिएक्टेंट आयन का जो कोफिशिएंट है वो लगा दें। मतलब एनपी जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और ये है आर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ वही है जो एन की वैल्यू है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड, ठीक है, इन सेल रिएक्शन। जैसे ये एक सेल रिएक्शन लिखिए, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 -2, तो ZnSO4 बन रहा है -4 मोलर। ई सेल दे रखा है, कई बार ई सेल डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा, कैथोड और एनोड की वैल्यू दे रखी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो पहले आप उसे सेल पोटेंशियल निकालोगे। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मींस ई नॉट, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इस जो नॉट सेल है तो ये हो जाएगा ई नॉट कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन में क्या Zn। इससे भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है तो। इन दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। यहाँ पर जिंक एक एनोड है और कॉपर क्या है, कैथोड, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैथोड, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किससे, जिंक से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो है एनोड। तो ऐसे पहले आप सेल पोटेंशियल निकालोगे। अब आगे आते हैं, हमने इक्वेशन बनाई नेंसर्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो ये हो गई ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस आयन, क्योंकि जिंक सल्फेट से बनने वाला Zn2 प्लस आयन होगा और कॉपर सल्फेट से कॉपर 2 प्लस आयन। और अब यहाँ देखो, अब
यहाँ आपको दे रखा है ZnSO4, ये कॉन्सेंट्रेशन मीन्स Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी, 10⁻⁻⁴। ऐसे CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, और ये दे रखी है 10⁻²। आपने ये वैल्यू पुटअप कर दी, प्रोडक्ट आइन मतलब जिंक 2+ यहाँ प्रोडक्ट आइन है और कॉपर 2+ एक रिएक्टेंट आइन है, ये कॉन्सेंट्रेशन पुटअप कर दी। आगे सॉल्व करते गए मैं ये हो गया, ये बच्चा 10⁻⁻², आगे ले आए तो ये आगे आएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर मीन्स 1.10 प्लस 0.0591, और किस में देना है आंसर, बोल्ट में। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो कोई सेल लिखा है तो आप उस सेल रिएक्शन को देख लें, उसकी प्रोडक्ट आइंस पहचान लें। कोई गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर की भी जरूरत होगी। इसी तरह से देखो ये रिएक्शन है Na सॉलिड प्लस 2Ag+, तो ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है Ag की, ये निकल में चेंज हो रहा है, ये निकल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आयन है, मतलब यहाँ पर देखो आपके पास प्रोडक्ट आयन कौन है बच्चों बताओ, Na+2, ठीक है। रिएक्टेंट आयन कौन है, तो ये क्या हो जाएगा Ag+, है ना। और Ag का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज होगा यहाँ पर, तो हमने लिखा एक नेसर्ट इक्वेशन E0 सेल माइनस 0.0591/2 log Ni2+ अपॉन Ag+ का स्क्वायर, तो ये हो गया इस तरह से 0.0591/2 log Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो बच्चों, तो ये कितनी है देखो 16 × 10⁻⁻², है ना। और Ag की जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव मास उसका दे रखा है, और ये है 2 × 10⁻⁻3। और आगे बढ़ जाएं हम तो यहाँ पर 16 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया बच्चों 4, और ये वैल्यू हो जाएगी -6। अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी -4। यहाँ तक बात क्लियर है कि आपके पास ये हो जाएगा 16/4, और ये वैल्यू आप इसको चेंज कर लें तो ये इनटू में है, और ये ऊपर गई तो पावर हो गई 6 की जगह 4 हो गया। फिर इसको आगे आप सॉल्व कर लो, तो 4 प्लस लॉग, ठीक है, ये आगे आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, इसकी वैल्यू हो गई 4 इस तरह से, और प्लस लॉग 4 की वैल्यू लिख दी, बाकी आप इसे सॉल्व कर लें। तो इस तरह से आपको किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और उस पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये एक सेल लिखा है Zn, ये है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कौन सा सेल है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल वो कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड तो एक ही एलिमेंट के बने होंगे, उनमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन उस आयन की अलग अलग हो सकती है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें सेम जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में रखे होंगे, बाकी कंसंट्रेशन ही डिफरेंट होगी, बाकी कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं बदलता, ना इलेक्ट्रोड बदलता। जैसे ये लिखा है Zn/Zn2+, Zn2+/Zn, इसमें देखो ये एनोड हो गया, ये कौन सा पार्ट दिख रहा है बच्चों, एनोड, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, कैथोड। एनोड में रिएक्शन हुई Zn से Zn2+, तो यहाँ C1 कॉन्सेंट्रेशन बन रही है, और Zn2+ जो C2 कॉन्सेंट्रेशन रख रहा है वो Zn में चेंज हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये है प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या कर देते हैं, रिएक्टेंट आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे E0 सेल -0.0591/2 log, यहाँ पर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर ये क्या है बच्चों कि जो आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है, ये है मतलब प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और अपॉन में वही रिएक्टेंट आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, ये बता दूं कि जो E0 सेल है वो क्या रहेगा बच्चों, ये 0 हो जाता है। क्या होता है, अब यहाँ पर इस तरह से देखें कि यहाँ पर अगर आ जाओ आप, तो ये वैल्यू यहाँ पर E0 सेल फॉर, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल, ये क्या होती है 0। क्यों, क्योंकि जो एनोड होगा, जैसे ये है हमारे पास एनोड, ठीक है, N+, और इसी का क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा,
तो एम तो सेम मेटल है ना ये, तो ये वैल्यू जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए कंसंट्रेशन सेल में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, देखो ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1। अगर हमें ये सेल पोटेंशियल पॉजिटिव लाना है और फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव लाना है, तो ध्यान रखें C2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C1, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा ना। और जब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव तो फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ठीक इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो अभी ये भी एक क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड वाला। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा H2 का H+ और रिडक्शन हो रहा है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन दोनों ऐड कर दें, तो प्रेशर चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों के लिए सेम होगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया क्या, E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन P1। अब हम जानते हैं कि जो सेल पोटेंशियल होगा ये E0 सेल, ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम एलिमेंट के हैं ना, तो कैथोड एनोड सेम है, तो उनकी वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से, और मैंने इसको ऊपर कर दिया तो साइन जो है माइनस का प्लस हो गया। इसका मतलब है कि अगर इसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव लाना है तो प्रेशर हमें किस तरफ, एनोड की तरफ ज़्यादा रखना होगा और कैथोड की तरफ कम रखना होगा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं सेल पोटेंशियल। अब एक रिलेशन और आ जाते हैं, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड EMF। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन है नेल्सट इक्वेशन, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RTNF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टाइन कॉन्सेंट्रेशन। इसको बोलते हैं QC। तो हम इसकी जगह QC लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास का जो रेशियो होता है वो QC है, रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट यहाँ QC कर दिया। ओके, अब हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो QC जो है KC के बराबर होगा। तो उस समय ये जो सेल पोटेंशियल है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा G क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से यहाँ से अब हटा दें इसको, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई E0 इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग KC। ये E0 इसीलिए किया है बच्चों क्योंकि एक इक्वेशन और बनता है, जानते हैं, एक इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT, ठीक है, और लॉग QC। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट डी, तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस RT लॉग KC, या यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो डेल्टा GNF ई स्टैंडर्ड इक्वल टू RT अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से लॉग KC। तो E इक्वल टू बचेगा RT अपॉन NF लॉग E बेस पर भी चल रहे हैं KC, और इसी से बना है ये इक्वेशन। बात समझ गए ना? तो जब डेल्टा G जीरो तो यहाँ पर E भी क्या कर देते हैं, जीरो, तो इसलिए इक्वेशन ये हो गई। और आगे बढ़ जाएं तो ये हो जाएगी, और लॉग KC इक्वल टू E0 इंटू N इंटू 16.921 अपॉन 0.0591 की वैल्यू ये होती है। जब हमें KC निकालना है तो इसका एंटी लॉग ले लें। अब यहाँ ध्यान रखें बच्चों कि जब आप एंटी लॉग लोगे ना, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, मतलब अपने N और E की वैल्यू को 16.92 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी अगर वो पॉजिटिव है तो वो टेंस की पावर में दिखेगी। क्या दिखेगी, कि जब आप एंटी लॉग लोगे इस वैल्यू का, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू दिखेगी, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, सब ये मल्टीप्लाई करने से पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू आएगी
वो क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टेंस की पावर में दिख रही है, अगर वो पॉजिटिव है तो समझ जाए वही उसका आंसर है। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाता है तो एक ज़्यादा नेगेटिव अगर टेंस की पावर में दिखता है तो वही ऑप्शन रिजल्ट होगा। देखो इसको आंसर से बताता हूँ। एक क्वेश्चन को लेके कि 4Br-O2 और 4H प्लस ये रिएक्शन हुई, ई सेल आया 0.16 वोल्ट। लॉग के सी का आपने सॉल्व किया तो लॉग के सी आया 10.8। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मैंटीसा है। मैंटीसा की वैल्यू तो आप लॉग टेबल से देखते हैं, मतलब एंटी लॉग टेबल से। तो आप जब इसका देखोगे केसी निकालोगे तो एंटी लॉग लोगे तो ये टेंस की पावर में कैरेक्टरिस्टिक्स लग दें, और 0.8 का एंटी लॉग मैंटीसा से देख लें, सॉरी ठीक है, जो मैंटीसा है उसकी जो वैल्यू है, एंटीलॉग वैल्यू ऑफ मैंटीसा टेकन फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल, जो आ रही है पॉइंट, ये आएगी 6.3। जो भी वैल्यू आती है मैंटीसा की आपने लॉग टेबल एंटीलॉग टेबल में देखी, जो भी वैल्यू आए न्यूमेरिकल उसमें एक डिजिट आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और वो लिख दें, और कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 की पावर में लिख दें। और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दिखाई देगी, जितना कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू दिख रही है उतना ही टेंस की पावर में दिखाई दे तो समझ जाओ वही ऑप्शन है। और देखो ई स्टैंडर्ड और डेल्टा जी स्टैंडर्ड में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा अभी आपने देखा था डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ये है, तो लॉग केस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन 2.303 आर टी। अब आप जानते हैं डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड, तो ई इज इक्वल टू इससे निकालते हैं एन और यहाँ से ठीक है, तो ई स्टैंडर्ड से मतलब अगर हम ये चाहें तो ई स्टैंडर्ड इससे निकाल सकते हैं, अगर हमें डेल्टा जी और एन एफ की वैल्यू पता है, और इसी से डेल्टा जी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वैल्यू से। ठीक है, जैसे ये सेल लिखा है इनके पोटेंशियल लिख लिए, सेल पोटेंशियल निकाल लिया, डेल्टा जी निकालना है तो माइनस एन एफ ही लगा के, और ये वैल्यू आ गई, आपका रिजल्ट आ गया डेल्टा जी किलो जूल। तो n की वैल्यू कहाँ से कितनी आई, अगर आपको कोई एक सेल रिएक्शन लिख दी जाए तो इस रिएक्शन में आपको देखना है Cr से Cr3 प्लस और Fe2 प्लस से Fe बन रहा है, तो उसकी सेल रिएक्शन ये है, तो यहाँ n की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, है ना। फेराडे तो फेराडे है और E, और ध्यान रखें कि डेल्टा जी की यूनिट क्या आएगी, तो अगर हम फेराडे कूलॉम में है और ये वोल्ट में है तो कूलॉम इंटू वोल्ट इक्वल टू यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि ये हो जाएगा वोल्ट और फेराडे कूलॉम में, तो इसका आंसर जूल में आ जाएगा इस तरह से। और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा नेंसर्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट में रिलेशन। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको एक अच्छी तरह से आप एक बार देख लें तो मैं समझता हूँ आप कोई भी नेंसर्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन है जैसे कि कैलकुलेट, आपको ये लिखा है कि कैलकुलेट, ठीक है, इलेक्ट्रोड potential of hydrogen electrode at pH equal to 10 and टेम्परेचर जो है हमारे पास वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, और प्रेशर जो है वो है 1 atm। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो पहले आपने लिखा 2H प्लस, या आप 1 से भी ले सकते हैं ऐसे कि H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1y2H2, और ये कोई ना कोई प्रेशर होगा। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो E H प्लस अपॉन H, ये रिडक्शन के लिए क्यों लिख रहे हैं बच्चों, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो रिडक्शन के लिए लिखोगे, तो ये हो जाएगा E नॉट H प्लस अपॉन H2 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग PH2 का पावर 1/2 अपॉन H प्लस। यहाँ तक बात समझ गए। ये वैल्यू तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0, ये हटा दो आप, तो ई एच प्लस अपॉन H2 इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, प्रेशर 1 था उसका, और H प्लस यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि log 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितना होता है, pH, तो आप इसको लिख सकते हैं E H प्लस H2 इक्वल टू माइनस 0.0591, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, pH, बस। तो अब आप निकाल सकते हैं, pH आपको दे रखा है माइनस 0.0591 इंटू 10 मीन्स 0.591 वोल्ट, ये इसका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो इस तरह से ये है। फिर एक है कि Zn अपॉन ZnSO4 सॉल्यूशन है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सब माइनस 0.76। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ Zn2 प्लस डिक्रीज्ड 100 टाइम्स, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मीन्स सॉल्यूशन डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, तो व्हाट चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्वेश्चन कि एक ZnSO4 Zn का सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स हम कम कर दें, मींस डाइल्यूट कर दें सॉल्यूशन में, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन केवल रिडक्शन के लिए लिखी जाए, तो आप लिख दिया Zn और ये बन गया सॉलिड। इसका नेसेट इक्वेशन बनाओगे Zn2 प्लस अपॉन Zn इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, Zn2 प्लस अपॉन Zn, ठीक है, और माइनस अगर आप प्लस लगाओगे या ये लगा दो तो माइनस है ना, और 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और यहाँ पर Zn तो मैं यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो ये एक्टिव मास है, अगर हम इक्वेशन नंबर पहला, अब वो कह रहा है कि Zn2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है डाइल्यूटेड की गई 100 टाइम्स, तो हम ऐसा लिखेंगे Zn2 प्लस अपॉन में कितना कर दें 100। तो अब हमारे पास न्यू कॉन्सेंट्रेशन ये होगी, तो अब दोबारा हम इक्वेशन बनाएंगे Zn2 प्लस, सपोज ये आपके पास 1 है, ठीक है, 2 प्लस अपॉन Zn, और ये क्या है 2 इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस। अब जो कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो ऐसे यूज करें, और आगे बढ़ जाए तो ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन क्या Zn प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों Zn2 प्लस, इसको और आ जाए 0.0591 लॉग, और ये क्या हो गया 100, लॉग ए माइनस लॉग भी कर दिया मैंने, और अपॉन में यहाँ पे भी क्या रखें 2, तो ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो वैल्यू इतनी है ये किसके इक्वल है, पहले वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई Zn2 प्लस अपॉन Zn, ठीक है, ये 1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, आगे आ जाएगा बच्चों तो ये 2, तो जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहा होगा Zn2 प्लस अपॉन Zn माइनस 0.0591, इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज्ड बाय 0.50591 वोल्ट, या मिली वोल्ट में भी आंसर कई बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करके, मिली वोल्ट में तो 59, और हम लिख सकते हैं 59 मिली वोल्ट डिक्रीज्ड, ये इसका क्या होगा आंसर। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी बता दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे भी बता दिया, कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी बता दिया, डाइल्यूटेड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये है हमारा क्या, डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह से कंडीशंस के बेस पे। तो ये समझ गए बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। इसके बाद जो मैं अब डिस्कस करूँगा है ना, उसमें हम जो भी और अदर पार्ट बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोरोजन है ना, कॉमर्शियल सेल्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।